हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि समसाम की वार्षिक घटनाओं का संकलन है, जो 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। यह जो सीरीज है वह आपके यूपीपीएससी, यूपीआरओ और रिवेन्यू एग्जाम को टारगेट करके चलाई जा रही है, जिसमें आपके 1 साल के करंट अफेयर को कंप्लीट करेगा। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने इसके राजनीतिक परिदृश्य को कंप्लीट किया है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया, आर्थिक परिदृश्य को कंप्लीट किया, वैज्ञानिक परिदृश्य को कंप्लीट किया, मतलब कि इसके जो मेजर टॉपिक थे उनको कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य के संदर्भ में कि ये राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालेंगे, क्योंकि यूपीपीएससी और यूपीआरओ में यूपी स्पेशल का भी एक अलग ही खास रोल रहता है। तो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस नोट्स को आप पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट जो कि जिनको तक ये मैगज़ीन नहीं पहुंच पाई है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं कि पहला आता है इसके अंतर्गत कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, कि 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया हुआ है। तो ये कहाँ पर किया गया है? मथुरा जिले के स्थित वृंदावन में संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। यह जो स्कूल है वह पूर्णतः बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल है, और इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्यों, सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया जाएगा। अब आता है कि देश में सैनिक स्कूलों की जो स्थापना का जो परंपरा है वह उत्तर प्रदेश में 1960 में स्टार्ट हुई थी, और प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया हुआ था। तो इसके संदर्भ में है कि पहला सैनिक स्कूल कब लागू किया गया था? 1960 में, जब डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लखनऊ में पहला सैनिक स्कूल खोला था। और अभी तक उत्तर प्रदेश में 100 सैनिक स्कूल, मतलब कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी, निजी और राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों की साझेदारी से 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है। और अभी हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? यह संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल मथुरा में, उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले में वृंदावन में खोला गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा के संदर्भ में, कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया हुआ है। साथ ही इन्होंने नई अमृत स्टेशन ट्रेनों, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है, इसमें शामिल रही। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया, और इस हवाई अड्डे का नाम वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। और नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंचने को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों, और जिसमें राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया हुआ है। तो ये अयोध्या के संदर्भ में, क्योंकि अयोध्या से जो अभी घटनाक्रम हुआ है उससे क्वेश्चन आने की 100% श्योरिटी है, तो आप इसके जो पहले की घटना है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक काशी तमिल संगमम के बारे में, कि 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। यह कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण है। इसे प्रथम काशी तमिल संगमम 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया हुआ है।
इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जिसमें संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु की IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यान्वयन एजेंसी को नामित भी किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक सर्ववेद महामंदिर उद्घाटन के बारे में कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। 7 मंजिला सर्ववेद महामंदिर की जो ऊंचाई है वह 180 फीट की है। इस मंदिर को संगम नगरी या दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे लिखे गए। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इनमें चित्रों में उकेरे गए हैं। सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर का विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है और ये ज्ञातव्य है कि यह जो सर्ववेद है वह आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव की महाराज की द्वारा लिखा गया है। तो इनके संदर्भ में ये विशेषता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक लेक क्वीन क्रूज के बारे में। लेक क्वीन क्रूज जो है वह 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल के लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया हुआ है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं की यह क्रूज 2 मंजिला है और उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी या अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा नदी क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट 42वां रामायण मेला के संदर्भ में। 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेला का शुभारंभ किया गया। इस रामायण मेले का समापन जो है वह 19 दिसंबर 2023 को हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि यह जो रामायण मेला है इसकी शुरुआत 1942 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा की गई थी। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, उसमें आता है रामायण क्रूज सेवा के बारे में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा का कार्यान्वयन आयोजित समीक्षा बैठक की है की अध्यक्षता की, जो कि 1 दिसंबर 2023 को हुई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में कि नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 2023 को पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है और इस प्राधिकरण के गठन के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन, नेविगेशन, पतन या समुद्री मामले में संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों में से कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने के लिए शोध को संचालित करता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान के संदर्भ में कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और GI टैग प्रदान किया गया, जिनके अंतर्गत आपका पहला GI टैग आता है बागपत होम फर्निशिंग, दूसरा आता है अमरोहा ढोलक, तीसरा आता है कालपी का हस्तशिल्प कागज और चौथा आता है बाराबंकी हैंडलूम। तो ये उत्तर प्रदेश को 4 नए GI टैग प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश GI टैग प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बन गया है और आपको बता दें कि जो तमिलनाडु है वह शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। चलिए तो एक एक करके इन शिल्प के बारे में जान लेते हैं, इन उत्पाद के बारे में कि इनकी क्या स्पेशलिटी है। पहला आता है बागपत होम फर्निशिंग के बारे में। बागपत जनपद के होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। यह चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अब दूसरा आता है आपका अमरोहा ढोलक के बारे में। अमरोहा ढोलक जो है वह अमरोहा ढोलकों तथा अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इस यंत्रों को खोखले बॉक्स में निर्माण के लिए आम एवं शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े से
मढ़ा जाता है, तो इसके संदर्भ में स्पेशलिटी है। अब आता है आपका कालपी का हस्तशिल्प कागज के बारे में। यह ऐसा कागज होता है जो अपशिष्ट कागज एवं कपड़े के हस्त निर्मित कागज बनाना कालपी का प्रमुख शिल्प कला रहा है। फिर आता है बाराबंकी हैंडलूम के बारे में, जो कि बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कांगड़ा चाय के बारे में। कांगड़ा चाय के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। और मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना की गई, जो कि 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। और कांगड़ा चाय 2005 में जीआई टैग इसको प्रदान किया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट अयोध्या के बारे में। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान हासिल किया। इस जिले में भारतीय वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित इस विस्तार को अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह जो निर्णय है वह मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश की श्री अयोध्या जी के तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट सौम्या माथुर के बारे में। 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेल के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक है और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर में स्थित है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय के बारे में कि 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। मिर्जापुर के अतरेला, पांडग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुड़ी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया गया। अब आता है 3 नए राज्य विश्वविद्यालय के बारे में कि 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की है। प्रस्तावित संशोधन जो है वो उस माध्यम में राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। इसमें गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधित किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान करती है और इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब आता है राज्य के 4 नए निजी विश्वविद्यालय के बारे में, जैसे 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति के प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें आता है KD विश्वविद्यालय मथुरा, दूसरा गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट लखनऊ के बारे में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मुख्यमंत्री लखनऊ योगी आदित्यनाथ ने राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। तो कहाँ ये नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह संग्रहालय जो है वह आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया गया है और ये INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। तो INS गोमती को इस संग्रहालय का हिस्सा बनाया गया। इसके संदर्भ में आता है कि यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 25 मई 2023 को स्टार्ट हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट गोरखपुर के संदर्भ में न्यूज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना अवलोकन किया गया। यह पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध है। यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट कौशाम्बी के बारे में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की गई है, जो कि अक्टूबर 2023 में की गई। अब नेक्स्ट आता है मिशन महिला सारथी के बारे में। मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया, जो कि 22 अक्टूबर 2023 को हुआ। इस मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मिशन के प्रतीक का अनावरण भी किया गया।
मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निर्माण बसों में चालकों और परिचालक महिलाएं भी होगी। अब आता है आनंदा डेयरी या अमोनिया अमेरिया पंजौरा या BH एम्ब्रियॉन्स के मध्य समझौते के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नोबेरेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उत्तर प्रदेश के दुधारी पशुओं के पोषण या प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि को मार्ग प्रशस्त करेगा। अमोनिया अमेरिया पंजौरा BH एम्ब्रियॉन्स ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां निर्मित की गई। अब आता है आपका नेक्स्ट है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान के बारे में। उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत कर रहा है। यह जो अभियान है उसका विषय लैंगिक समानता देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। अब नेक्स्ट आता है पहला सोलर एक्सप्रेस वे के बारे में कि उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके संदर्भ में आता है कि यह एक्सप्रेस वे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। अब आता है आपका नेक्स्ट बरेली के संदर्भ में कि बरेली परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि के तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर जो है वह अलगनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, थोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडी और तथा नाथ मंदिरों की जोड़कर बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर एक बरेली में एक कॉरिडोर बनाने का निर्माण किया जा रहा है। अब आता है आपका उन्नाव जिले के बारे में। उन्नाव जिले के बारे में कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला स्वतंत्रता सेनानी राजा राम राव वक्स की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब आता है आपका भदोही के संदर्भ में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया, जो कि 9 अक्टूबर 2023 को हुआ। यह कॉरपोरेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोही जिला प्रशासन तथा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का लोकार्पण भी किया हुआ है। तो कहाँ पर किया गया है? ये भदोही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया था। अब आता है आपका गाजियाबाद के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन अपनी तरह की पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 को आयोजित करेगा। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त रूप से किया गया है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। यह विमान HS-748 एरो विमान की जगह लेगा। यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। अब आता है आपका वाराणसी के संदर्भ में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पे अपने संसदीय क्षेत्र में 1115 करोड़ की लागत से बने 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया गया। कितने विश्वविद्यालयों को लोकार्पण किया गया? 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया गया। इसके संदर्भ में आता है कि प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत, जो कि 30 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। 30,000 दर्शकों वाले क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का यह पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश स्थित शहर में तेलुगु भाषी लोगों के लिए प्रसिद्ध पुरुषकरालू उत्सव आयोजित किया गया है, जो कि 22 अप्रैल से 3 मई 2023 को मनाया गया और इस उत्सव में गंगा पुष्करम नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। अब आता है आपका नेक्स्ट वंदन योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। विजयपुर औरैया
फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण किया गया। यह जो परियोजना है वह 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 750 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या RPA लैब के बारे में। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव S कृष्णन द्वारा नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस लैब का जो निर्माण है वह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्कीम प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया और ये परियोजना उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की एक पहली लैब परियोजना होगी। तो यह लैब परियोजना के संदर्भ में इम्पोर्टेंस है। अब आता है आपका नेक्स्ट की अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्पित हासिल हरित हाइड्रोजन उत्पादन के बारे में कि वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिटलेट टीम द्वारा विकसित की गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट आगरा के बारे में कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रयागराज के संदर्भ में आता है कि उत्तर प्रदेश में वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया जो कि 8 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का पहला चरण सरकार को 25 दुधारू गायों को 35 इकाइयाँ स्थापित करने की लाभार्थियों की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस सब्सिडी को 3 चरणों जिसमें गायों की खरीद पर और उनके संरक्षण के लिए उनके रखरखाव के लिए प्रदान किया जाएगा। यह प्रारंभिक चरण की यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू होगी। अब आता है आपका नेक्स्ट आकांक्षी नगर योजना के बारे में। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना का कार्य क्रियान्वयन तैयार करने हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कॉन्क्लेव एक्सपो 2023 के बारे में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह एक्सपो 22 से 24 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया है। अब आता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के बारे में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का प्रारूप अनुमोदित किया गया है और यह विधेयक उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग एक निगमित निकाय है जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों का चयन कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी और समय से करेगा, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट गांडीव 5 के बारे में। गांडीव 5 यह पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह पुलिस मुख्यालय लखनऊ में। इसका जो आयोजन है वह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा आतंकी घटनाओं को सफलतापूर्वक निपटने हेतु इसका उद्घाटन किया गया। अब आता है नेक्स्ट व्यापारी कल्याण दिवस के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यह कौन सा दिवस है? व्यापारी कल्याण दिवस, जो कि सितंबर 2023 में इसकी घोषणा की गई थी कि 29 जून को यह दिवस मनाया जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट नोएडा के बारे में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वाले वैद वन पार्क का इस शहर में उद्घाटन किया गया है। वैद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। अब आता है नेक्स्ट आपका कि गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान के बारे में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान किए जाने वाली की घोषणा है, जिसमें पुरस्कार के लिए चयनित कवि एवं रचनाएं आती हैं, जिसमें पहला आता है पंकज प्रसून, दूसरे आते हैं पंकज प्रसून के अंतर्गत आता है कि तब गीतों के साथ निभाया। और डॉक्टर प्रभांशु कुमार का आता है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। तीसरा आता है निशा सहनवल मैंने शाहू और कृष्ण कुमार कनक के उलझदार छविजाल तुम्हारा। और वेद मित्र
शुक्ला का एक समंदर गहरा भीतर। इन कवियों की ये 5 कवियों को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा इनको 5 कवियों को प्रदान किए जाने की, इनकी रचनित जो कविताएं हैं इनको पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट ओबरा डी तापीय परियोजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2x800 मतलब 2x800 मेगावाट मतलब कि 1600 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना की जो लागत है वह 17,985.27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 50-50 अंशधारता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर और शेष 30% अंश का वित्त पोषण एनटीपीसी और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 के बारे में। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। इस ट्रेड शो का जो प्रमुख उद्देश्य है वह राज्य में निर्मित उत्पादों की सेवाओं को प्रदर्शित करना है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 के बारे में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृत किया गया। इस अध्यादेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अब आता है ललितपुर जिला। ललितपुर जिले के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बुंदेलखंड स्थित इस जिले को पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ललितपुर में आपके पहले फार्मा पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। अब आता है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ के जिले के संदर्भ में आया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया हुआ है। यह जो शिलान्यास है यह पंडित पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र और जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित है, इसलिए हरिहरपुर घराना संगीत विश्वविद्यालय के यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। अब आता है नेक्स्ट नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने से इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जो कि 6 जून 2023 को होगी। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र को अग्रणी राज्य बनाना है। अब आता है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रारंभ में यह योजना ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत योजना के सभी मूल निवासी जो कि मौजूदा समय में देश या विश्व के कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम और इच्छुक हो सहभागी बन सकते हैं। योजना अंतर्गत लोगों के विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन और लागत में 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानकर्ता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप के नामकरण कर सकेंगे। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया में युग्योंग सांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता किया गया है। इन दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन पर 22 मई 2023 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता जो है वह प्रदेश के छात्रों को ग्योंग सांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ग्योंग सांगबुक डो में स्थित कंपनियों में उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित हुआ है। अब आता है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के बारे में। 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, आयोजन किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्कूल चलो अभियान 2023 के बारे में। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रदान करने की या उसके गुण सिखाने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया है। और इसके आपको बता दें कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत की गई थी और 2017 में की गई थी, जिसका उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को आधिकारिक तौर पर नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। तो इसके संदर्भ में इसकी 2017 में शुरुआत की गई थी और अभी प्रेजेंट में स्कूल चलो अभियान 2023 और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट रेशम कृषि मेला 2023 के बारे में। 30 मार्च 2023 को गोरखपुर के इस जिले में मेले का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की रेशम सहतूती जो कि गोरखपुर में है, एरी जो कि कानपुर में, टसर सोनभद्र में इसका उत्पादन होता है। तो इसमें क्या टारगेट रखा गया है कि इसका जो अभी प्रेजेंट में 60 टन टारगेट होता है वह उसको 600 टन करना है। अब आता है वर्ल्ड टीबी समिट 2023 के बारे में। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का जो विषय रहा है वह रहा है कि हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, इसके संदर्भ में रहा। इस समिट का जो आयोजन है वह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा किया गया है और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी और मेट्रोपॉलिटिकल पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का भी उद्घाटन किया हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में। 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिसमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। अब आता है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री के बारे में। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की एक फैक्ट्री बनाई गई है। अब आता है आपका कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह जो नीति है, इस नीति से जुड़ी जो रणनीतियां हैं वह पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना करेंगी और इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 स्तर पर ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी को वर्गीकृत किया गया और राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा और ये नई जो खेल नीति है उसमें ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट कालिंजर महोत्सव 2023 के बारे में। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। अब आता है आपका नेक्स्ट इमलिया कोडर गांव के बारे में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया। थारू जनजाति की जीवंत तो विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित किया गया है। अब आता है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बारे में कि 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 2022 को प्रख्यापित किया हुआ है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक नई नीति तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगा। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों या देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है, इसके संदर्भ में आता है। यह नीति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय को 35% तक पूंजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड के बारे में कि फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद ने 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए थे। अब आता है नेक्स्ट श्रेयस हरीश के बारे में। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया हुआ है।
श्रेयस अय्यर बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्लासिनको AK-203 असाल्ट राइफल के बारे में। यह राइफल जो है वह जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लासिनको AK-203 असाल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इन राइफलों के संदर्भ में देखा जाए तो यह जो राइफल है वह भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। यह अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट की शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश ने 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी सर्वश्रेष्ठ मॉर्निंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव की झांकी जो है वह तीसरा स्थान रहा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी पद्म पुरस्कार 2024 की भी घोषणा हो गई है, जिसमें आप जो लेटेस्ट डेटा होगा जो कि अभी ये आपके RO में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका मार्च में एग्ज़ाम है उसमें जो लेटेस्ट वाले पद्म पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में किसको इनकी घोषणा की गई है, तो इनके संदर्भ में किसको दिया गया, उत्तर प्रदेश के कौन रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आएगा। और गणतंत्र दिवस की जो झांकी आई हुई है वो भी अभी हो गया है कि 26 जनवरी को ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आपको ये डेटा जो है वो आपके इस एग्ज़ाम में तो नॉर्मल 11 फरवरी के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका मार्च का एग्ज़ाम रहेगा उसमें पूछा जाएगा। तो इसको आप अपडेट कर देंगे और हम ही आपको अपडेट करा देंगे कि पद्म पुरस्कार और इसके गणतंत्र दिवस के संदर्भ में। और भी जो नया डेटा रहेगा तो उसका 1-2 मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन करके आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपके मार्च के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी पद्म पुरस्कार 2023 है, जिसमें पद्म विभूषण जो कि मुलायम सिंह यादव रहे, जिन्हें मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में दिया गया। पद्मश्री राधाचरण गुप्ता जो कि साहित्यिक एवं शिक्षा से संबंधित, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार और उमाशंकर पांडे, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को यह पुरस्कार दिए गए। अब आता है उत्तर प्रदेश में मिलेट्स या कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के बारे में। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोंदो, सावा, रागी, मंडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह एक नवीन योजना वर्ष 2023 से वर्ष 2027 में संचालित किया जाना प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए अनुमानित आकलित व्यय में लगभग 186 करोड़ रुपए होंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। अब आता है लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के बारे में। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लक्ष्मीबाई पुरस्कार या लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के पुरस्कार विजेताओं की प्रदान किए गए। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 में नेहा कश्यप वुशु में और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल में सम्मानित किया गया। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में राहुल सिंह को हॉकी वेटरनल वर्ग में और मोहित यादव को कुश्ती में, जनार्दन यादव को कुश्ती में पुरस्कार मिला हुआ है। अब आता है रानी लक्ष्मी पुरस्कार 2021-22 में तरुणा शर्मा जो कि जूडो में और मनीषा भाटी को वुशु में मिला हुआ है। फिर आता है आपका लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 जो कि मोहम्मद आरिफ को हॉकी में, राधेश्याम सिंह को एथलेटिक में, बैडमिंटन में सुहास LY को, दीपेंद्र सिंह को निशानेबाजी में और विवेक चिकारा को पैरा तीरंदाजी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट आरोहण पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहण पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया हुआ है। यह अभियान का उद्देश्य जो है वह महिलाओं या लड़कियों के लिए अधिकारों की आवाज़ उठाने की सक्षम बनाना है और यह कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल में 2 शिक्षक छात्रों को शिक्षित करेगा और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है आपका नेक्स्ट उत्तर प्रदेश छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के बारे में। 24 जनवरी 2024 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। इस बार की जो विषय की थीम रही है 2023 की निवेश और रोजगार रहा है और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस को वर्ष 2018 में मनाया गया था। और आपको बता दें कि जो 24 जनवरी 1950 है उस टाइम पर तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविजंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अभी का जो जनवरी का करंट अफेयर होगा उसमें आपको ये सब मेंशन करके अलग से पढ़ा दिया जाएगा कि अभी तो छठा वाला है, अभी सातवां हुआ होगा जो 24 जनवरी 2024 को हुआ होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के बारे में। इसमें प्लेटिनम अवार्ड मिला है। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश में माइन मित्र पोर्टल को प्रारंभ किया है। माइन मित्र पोर्टल में प्लेटिनम अवार्ड मिला हुआ है। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। फिर आता है इसके अंतर्गत अब हमारा नेक्स्ट आता है एक जिला एक खेल के बारे में कि एक जिला एक उत्पाद की योजना तो चलाई गई थी, लेकिन अभी दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला और एक उत्पाद एक खेल योजना को भी चलाया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ODOS योजना में शामिल करने वाले 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया। चलिए तो जान लेते हैं कौन कौन से खेल रहे हैं जिनमें परिवर्तित करके नया खेल जोड़ा गया। जैसे इसमें जो मथुरा में है उसमें जूडो के स्थान पर कुश्ती को किया गया। फिर आता है आपका बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक होगा। तो इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो नया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, तो इससे भी आपको पूछे जाएंगे कि कितने ज़िलों में इसमें बदलाव किया गया। तो इसके आपके 10 होंगे। जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया अम्बेडकर नगर कानपुर नगर फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर आपका एथलेटिक। फिर आता है श्रावस्ती में जो आपका बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को सम्मिलित किया गया और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को। तो ये प्रमुख 10 जिले हैं जहाँ पर ये परिवर्तित खेल को शुरू किया गया। जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया अम्बेडकर नगर कानपुर देहात फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी गोंडा लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को परिवर्तित किया गया। अब आता है खेलों से संबंधित जिलों के बारे में देख लेते हैं और खेल देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले में कौन सा खेल खेला जाता है। अब आता है सबसे पहले आपका कुश्ती जो है वह वाराणसी गोरखपुर चंदौली बागपत आजमगढ़ देवरिया महाराजगंज में। फिर आता है आपका एथलेटिक जो है मैनपुरी फिरोजाबाद जौनपुर भदोही संभल सीतापुर कासगंज उन्नाव अयोध्या कौशाम्बी एटा अमेठी रामपुर सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर चित्रकूट बस्ती हमीरपुर हापुड़ मेरठ गाजीपुर शामली बलिया और मुजफ्फरनगर में। फिर आता है आपका नेक्स्ट हॉकी के बारे में। हॉकी के संदर्भ में आता है कि प्रतापगढ़ मऊ बरेली लखनऊ रायबरेली हरदोई फर्रुखाबाद मुरादाबाद बलरामपुर इटावा और गाजियाबाद है। टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर आता है। बैडमिंटन में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर आता है। वेट लिफ्टिंग में मिर्जापुर और बिजनौर आता है। बॉक्सिंग में बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल में हाथरस। तैराकी में पीलीभीत। शूटिंग में बांदा। कबड्डी में कन्नौज। लॉन टेनिस में प्रयागराज आता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख खेल आते हैं जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है उत्तर प्रदेश के परिदृश्य के संदर्भ में। नेक्स्ट क्लास में आपका जो संक्षिप्तकियाँ हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ एवं संगठन, योजना एवं परियोजनाएं, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, सद्य समझे और भी बहुत कुछ होगा, उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इस क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन तक ये मैगजीन की पहुंच नहीं है वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम में देने में मदद मिल सके। धन्यवाद।